बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 बफर्स हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि बफर्स क्या हैं, एसिडिक बफर्स क्या हैं, बेसिक बफर्स क्या हैं, उनका कुछ कंपैरिजन डिस्कस किया। और कंपैरिजन डिस्कस करने के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की कि किस तरह से जो है वो हमें बफर्स की ज़रूरत क्यों है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ डू बफर एक्ट्स, कि बफर अपना एक्शन किस तरह करते हैं, बफर काम किस तरह करते हैं। इस टॉपिक को अगर आप बुक से देखेंगे तो थोड़ा सा बिखरा हुआ सा टॉपिक है, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है। तो आपने गौर से सुनना है और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ साथ हमने चलते जाना है। ठीक है, हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि बफर्स किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने बफर्स के एक्शन को समझना है तो हमें एक बफर जो है वो उसको एज एन एग्जांपल देखना पड़ेगा। तो हम चूँकि एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की एग्जांपल को देखते आए हैं, तो हम इसी एग्जांपल को बफर्स के एक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे जी एक एसिडिक बफर की। और लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बफर विच इज़ CH3COOH एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसका आप साल्ट ले लेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस विच इज़ CH3COONA सोडियम एसीटेट, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम क्या करें, अगर हम एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में हम क्या करें, हम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लें, 1 मोलर एसिटिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मोलर सॉल्यूशन हमने ले लिया एसिटिक एसिड का। मैं एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन, ये मैं कुछ जो बातें लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आयोनाइजेशन कितनी होगी, दैट इज 1.3%। 1.3% परसेंटेज आयोनाइजेशन है एसिटिक एसिड की, बहुत कम है। ऑब्वियसली वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इस वक्त इसकी जो पीएच होगी, इसकी पीएच आपके पास कितनी होनी चाहिए, दैट इज 2.89। ये बेटे इसकी क्या होगी, पीएच होगी। अब हम आगे जरा अपनी डिस्कशन को लेकर चलेंगे और ये सॉल्यूशन बल्कि आप 0.1 मोलर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ले जी 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब इन सारी बातों का मतलब क्या है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड। मैं क्या करता हूं, अगर इसे वाटर में डिज़ोल्व करता हूं तो ऑब्वियसली ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जाएगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जी आपके पास CH3COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। अब मैंने लिखा कि इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन कितनी है, 1.3। 1.3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उन 100 मॉलिक्यूल्स में से जो 13 मॉलिक्यूल हैं वो आयोनाइज होंगे, 1.3 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे और बाकी आयोनाइज नहीं होंगे। अगर ये 1000 है तो 1000 में से 13 आयोनाइज होंगे और बाकी आयोनाइज नहीं होंगे। मेरी बात को आपने ज़रा गौर से सुनते जाना है, ठीक है। 13 आयोनाइज होंगे और बाकी जो है वो आयोनाइज नहीं होंगे। अब ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि ये 100 टोटल 1000 मॉलिक्यूल थे। इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे, बाकी चीज़ें समझनी आसान हो जाएगी। ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। टोटल 1000 थे
तो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, परसेंटेज आयनाइजेशन एसिटिक एसिड की 1.3% है, तो इसका मतलब 1000 में से 13 आयनाइज होंगे, तो 987 इधर बच गए, 13 आपके पास एसीटेट आयन बनेंगे और 13 ही आपके पास क्या बनेंगे, H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। ये मैं सिंपल आयनाइजेशन के लिहाज से भी बात कर रहा हूँ। अब आपने इसमें इसका साल्ट ऐड कर दिया, साल्ट ऐड किया विच इज़ सोडियम एसीटेट, तो मैं उसको ना ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि दोनों में फ़र्क आता रहे। तो सोडियम एसीटेट क्या है, CH3COONA। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जो आपके पास आयनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज अगर आप इसके 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर आप इसके 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं तो होगा क्या कि ये भी जाएगा किसमें, CH3COO नेगेटिव में और साथ में Na पॉजिटिव में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 1000 मॉलिक्यूल लिए, लेट्स सपोज के 5 जो थे वो आयनाइज नहीं हुए लेकिन 995 आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है ना, और आपके पास 995 ही Na पॉजिटिव बनेंगे। Na पॉजिटिव हमारे पास ना यहाँ पे इनएक्टिव स्पीशी है, एक्टिव स्पीशी इनएक्टिव क्या है मैं आगे जाके उसकी भी बात करूंगा। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों में एसीटेट आयन जो था वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं, दोनों में एसीटेट आयन कॉमन हो गया। अब इन दोनों में से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन सप्रेस होगी, मतलब कम होगी, तो इसका मतलब एसिटिक एसिड जो है ना इसकी आयनाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगी। जब आयनाइजेशन कम होगी तो परसेंटेज आयनाइजेशन भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। पहले तो हम परसेंटेज आयनाइजेशन को ना थॉरोली डिस्कस जरा कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बफर्स के एक्शन को भी देखेंगे कि बफर्स का इसमें क्या किरदार है। परसेंटेज आयनाइजेशन कम होगी। अब परसेंटेज आयनाइजेशन कितनी कम होती है या कैसे कम होती है इसको भी हम देख लेंगे, और इसे हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। अगर आप ये टेबल देखेंगे ना तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, एसिटिक एसिड लेते हैं और मोल पर डीएम क्यूब में हमने एसिटिक एसिड लिया, एसीटेट आयन उसकी कंसंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब में, एक कॉलम में मैंने परसेंटेज आयनाइजेशन लिख दी और एक कॉलम में मैंने पीएच लिख दी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, उस टेबल से भी आने से पहले ना एक और बात कि अब जब आपने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस हुई, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन क्या हुई, सप्रेस हुई। अब जब आयनाइजेशन सप्रेस होती है तो पहले ये सारे का सारा एसिड था, H पॉजिटिव आयन मौजूद थे। जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया आयनाइजेशन सप्रेस हुई, H पॉजिटिव वापस मिलकर CH इसमें एसिटिक एसिड में आना शुरू हो गए, यानी कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई, एसिडिक करैक्टर कम होना शुरू हो गया, pH बढ़नी शुरू हो गई, pH बढ़नी शुरू हो गई, यानी कि आयनाइजेशन बढ़ेगी तो pH बढ़ेगी, आयनाइजेशन कम होगी तो आयनाइजेशन अगर बढ़ेगी तो pH कम होगी, और अगर आयनाइजेशन कम होगी तो pH बढ़ेगी। मैं दोबारा अगर अपनी बात को रिपीट कर दूं, मिक्स होगी बातें। मैंने आपसे ये कहा कि आयनाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी H पॉजिटिव उतने ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा H पॉजिटिव होने का मतलब एसिडिक करैक्टर ज़्यादा, pH कम होती जाएगी, क्योंकि स्केल में 7 से नीचे एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात हो गई सिर्फ इस केस के लिए कि आयनाइजेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा pH के। ये बात आपने ज़रा ज़हन में रखनी है। यानी कि अगर आप साल्ट ऐड करते जाएंगे ना तो आयनाइजेशन कम होती जाएगी, pH बढ़ती जाएगी। अब इसको ज़रा हम टेबल से देखते हैं। हमने एसिटिक एसिड लिया, कंसंट्रेशन 0.1, इसी तरह 0.1, इसी तरह 0.1 और लास्ट में भी इसी तरह 0.1, ठीक है। अब हमने किया क्या, हमने इस टेबल में ना देखा कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, अब हमने इसमें एसीटेट आयन ऐड करते जाना है। लेट्स सपोज शुरू में हमने एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन रखी
0, यानी कि कोई एसीटेटाइन एसिटिक एसिड में ऐड नहीं किया। तो मैंने आपसे सिंपली बात की कि एसिटिक एसिड जो है इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन कितनी है, मैंने कहा 1.3% और पीएच कितनी है 2.89। तो जब एसिटेटाइन नहीं था परसेंटेज आयनाइजेशन 1.3 और पीएच क्या थी 2.89। अब आप क्या करते हैं, आप ना इसमें एसिटेटाइन ऐड करना शुरू कर दें। लेट्स सपोज हमने इसमें 0.05 मोल पर डीएम क्यूब हमने इसमें क्या किया, एसिटेटाइन ऐड कर दिया। अब इतना एसिटेट आयन जब हमने ऐड किया तो ओबियसली कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये आयन्स कॉमन हो गए और एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन रिवर्स होगी, मतलब आयनाइजेशन कम होगी। तो अगर आप देखेंगे कि आयनाइजेशन क्या हुई, कम होगी। आयनाइजेशन और पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आयनाइजेशन कम हुई तो पीएच बढ़ गई, यानी कि एसिडिक करैक्टर कम हो गया, क्योंकि आयनाइजेशन कम होने से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी, एसिडिक करैक्टर जो था वो बढ़ गया, कम हुआ, बढ़ गया और पीएच बढ़ गई। अब आगे चलते हैं। आपने एसिटेटाइन की कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ा दी। अब आपने कितनी कर दी, 0.1 कर दी। 0.1 की मज़ीद एसिटेटाइन बने, आयनाइजेशन मज़ीद कम हो गई, आयनाइजेशन कम हो गई 0.018 हो गई और अब पीएच और भी बढ़ गई। इसी तरह अगर आप एसिटेटाइन को और कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो आयनाइजेशन और कम हो जाएगी, पीएच बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रा टेबल को देखते जाना है कि किस तरह हमने ये टेबल से डिस्कशन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस टेबल को देखेंगे तो इससे हमें ये आइडिया मिला कि जैसे जैसे आप साल्ट ऐड करते जाएंगे ना तो पीएच आपके पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि टेबल से हमें पता चला कि बाय एडिंग साल्ट पीएच जो थी वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे पीएच इंक्रीज होने का मतलब है कि एसिडिक करैक्टर या कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन बात यही है कि जैसे जैसे आप साल्ट ऐड करते जाते हैं एसिटेटाइन कॉमन होते गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस होती गई और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होना, और एसिडिक करैक्टर जब डिक्रीज होता है तो पीएच बढ़ती है, तो पीएच क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। ठीक है, अभी तक हमारी डिस्कशन जो थी वो सिर्फ यहाँ तक थी। अब हमने ना एक्टिव स्पीशीज को देखना है कि इस आपके पास बफर में एक्टिव स्पीशीज क्या है। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव स्पीशीज। और हम अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब सारी चीज़ों को, कड़ियों को मिलाएंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि हमने इसमें सीखा क्या। एक्टिव स्पीशीज कि इस बफर में एक्टिव स्पीशी होती क्या है। अब मैं वापस ना यही एग्जाम्पल, यही इक्वेशन हम वापस दोबारा लिखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने कहा जी कि हमारे पास CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH जिसे हमने नाम दे दिया एसिटिक एसिड का। और जब आप इसकी आयनाइजेशन करवाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है क्या, ये बन जाता है जी कि CH3COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि अगर 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 मॉलिक्यूल में आयनाइजेशन इसकी कम है, 987 यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, 13 ये हो जाएंगे और 13 ये, क्योंकि परसेंटेज आयनाइजेशन है ही 1.3%। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इसमें सोडियम एसिटेटाइन मिलाते हैं, तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सोडियम एसिटेटाइन CH3COONA। और अगर आपने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में या इस एसिड में साल्ट मिला दिया तो ये भी आपके पास बनेंगे जी CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव।
अब ज़रा बात को गौर से देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि अगर ये 1000 है तो 5 यहाँ पे होंगे और 995 ये, 995 ये। अब हुआ क्या, अब ना कॉमन आयन इफेक्ट हुआ। इसका मतलब कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये सप्रेशन में जाएगा, इसकी आयनाइजेशन जो है वो कम होगी। अब ना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हुई, यानी कि मज़ीद H पॉजिटिव ये मिले और आयनाइजेशन कम हुई, और आयनाइजेशन कम हुई तो ये जो 987 थे ना, अगर बात को गौर से सुन लीजिएगा, ये मज़ीद कम बढ़ जाते हैं और ये कितने हो जाएंगे 995। मतलब पहले थोड़े से ज़्यादा आयनाइज हो रहे थे, 13 आयनाइज हो रहे थे, अब आपके पास सिर्फ 5 आयनाइज हो रहे हैं। मतलब एक जो है ना आयनाइजेशन जो थी वो कम हो गई, और इस तरफ आपके पास ना 995 ही CH3COO नेगेटिव मौजूद है। अब ज़रा इस ओवरऑल रिएक्शन में आप देखें तो कौन सी वो स्पीशीज़ हैं जिनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। एक आपके पास आएगा ये CH3COOH, ठीक है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है ये एसीटेट आयन, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। और मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि ये जो Na पॉजिटिव है ना ये इनएक्टिव है, कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है लेकिन ये इनएक्टिव स्पीशी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनएक्टिव स्पीशी। इसका मतलब ये एक्टिव स्पीशी हो गई एसीटेट आयन, ये भी एक्टिव स्पीशी हो गई, और ये इनएक्टिव स्पीशी। ये दोनों मिल के एज बफर काम करते हैं, ये दोनों मिल के एज बफर काम करते हैं। तो इसका मतलब बफर के लिए कौन काम कर रहा है, ये जो एसिटिक एसिड CH3COOH एंड CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन, जिसे आप एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एसिटिक एसिड क्या है CH3COOH, और जब ये आयनाइज होता है तो आपके पास क्या बना देता है, ये बना देता है CH3COO नेगेटिव। तो ये एसिड था तो ये इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर बन गए, ठीक है। तो ये दोनों यानी कि एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस पेयर, ये दोनों एक्ट करते हैं, एक्ट एज एक्टिव स्पीशी इन बफर। ये दोनों मिल के बफर सॉल्यूशन में एक्टिव स्पीशी के तौर पे काम करते हैं। इसका मतलब एक बफर सॉल्यूशन इनकी बात करूं तो रेजरवायर है किस किस का, एसिटिक एसिड का रेजरवायर हो गया और एसीटेट आयन का रेजरवायर हो गया। अब बफर किस तरह एक्ट करते हैं, वापस हम अपनी डिस्कशन की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ना आपने एक बफर ले लिया। अगर आपने बफर ले लिया तो मैं एक्टिव स्पीशी के लिहाज से बात करूंगा। बफर में जो एक्टिव स्पीशी है वो आपके पास CH3COOH है और CH3COO नेगेटिव है, ठीक है। और अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दूं तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ले जी H पॉजिटिव। अब इसमें अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो किस तरह से ये बफर अपनी pH को चेंज नहीं होने देगा, या बेस ऐड करते हैं तो किस तरह से ये बफर अपनी pH को चेंज होने नहीं देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन एसिड एडेड, ले जी व्हेन एसिड एडेड। जब आपने बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड किया तो क्या हुआ, ले जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3COOH और ये जाता है किसमें, चलें जी मैं इसको इस तरह भी लिख देता हूँ कि आपके पास ये जाता है जी किसमें, CH3COO नेगेटिव, और साथ में आपके पास क्या जा रहा है जी H पॉजिटिव। अब जब आपने इसमें एसिड ऐड किया मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐड किए, ठीक है।
अब ये जो H पॉजिटिव है, मैं समराइज करके लिख रहा हूँ, जब आपने एसिड ऐड कर दिया तो इसका मतलब एसिड भी H पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई, pH चेंज होगी, pH चेंज होगी, और जब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो pH कम होती है, मतलब pH कम होनी चाहिए, यानी कि pH चेंज होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ली शैटलियर प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये जाएगा किस तरफ, टूवर्ड्स क्रिस्टलाइजेशन भी आप कह सकते हैं। तो अब ये रिएक्शन जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव बन रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं और CH3COOH में जा रहे हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया और pH मेंटेन रही। सारी बातों का ज्यूस जो है ना वो यहाँ पर ही है, pH मेंटेन रही, ठीक है। इसी तरह जब आपने बेस ऐड की, व्हेन बेस एडेड, जब आपने बेस ऐड की, मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो CH3COOH था, ये जब आयनाइज होगा तो ये जाएगा किसमें, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जब आपने बेस ऐड की, बेस से क्या मिलेगा, OH, तो इसका मतलब बेस ने आपको क्या दे दिया, OH नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, ये जनाब वाटर बनाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। जब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम हो गई मतलब H पॉजिटिव खत्म हुए, H पॉजिटिव खत्म हो रहे हैं मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, मतलब pH बढ़ रही है, pH बढ़ रही है। pH को मेंटेन करने के लिए आयनाइजेशन फास्ट हो जाएगी, आयनाइजेशन फास्ट होगी, रिएक्शन इस तरफ जाएगा, मजीद H पॉजिटिव आयंस बनेंगे ताकि H पॉजिटिव आयन जो कम हुए हैं इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए और pH को अनचेंज रखने की या मिनिमम चेंज जो है pH में आए इस चीज़ की कोशिश की जाए, ठीक है। तो इस तरह से बफर जो हैं वो एक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास OH जब आपने ऐड किया तो CH3COOH ने OH को अब्जॉर्ब किया, और जब आपने H पॉजिटिव ऐड किया तो एसीटेट आयन ने H पॉजिटिव को अब्जॉर्ब करके वापस इस तरफ आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CH3COOH है ये क्या है, ये एडजस्ट करता है किसको, कंसंट्रेशन को ऑफ OH नेगेटिव आयंस की, और ये जो CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन है ये एडजस्ट करता है कंसंट्रेशन को ऑफ H पॉजिटिव आयन की। बेटा बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ी सी रफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी, मैं दोबारा ज़रा रिवाइज कर दूं। मैंने सबसे पहले कहा जी कि एसिडिक बफर काम कैसे करते हैं, हमने उसके लिए एक एसिडिक बफर की एग्जांपल देखी। मैंने कहा जी कि एसिडिक एसिड और एसीटेट आयन ये मतलब इनका साड़ लिया तो ये एक एसिडिक बफर है। सिंपल पहले एसिडिक एसिड की बात की, मैंने कहा जी अगर 0.1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं, परसेंटेज आयनाइजेशन 1.3 है, pH 2.89 है। अब जब आप इसमें साल्ट ऐड करते हैं तो ओबियसली वीक एसिड है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, आयनाइजेशन कम होगी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, pH बढ़ेगी। इस सारी बात को डिस्कस करने के लिए हमने टेबल देखा। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, साल्ट पहले 0 था, आयनाइजेशन 1.3%, pH ये। साल्ट ऐड किया, आयनाइजेशन कम हो गई, आयनाइजेशन कम हुई, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हुई, यानी कि pH बढ़ गई, pH बढ़ गई। साल्ट ऐड करते गए, pH बढ़ती गई। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट ये आया कि साल्ट ऐड करने से pH इंक्रीज होगी। उसके बाद फिर हमने कहा जी कि ये तो था साल्ट ऐड करने से इफेक्ट क्या आएगा। अब हम देखेंगे कि बफर्स में एक्टिव स्पीशीज़ क्या है। हमने कहा जी कि ये आपके पास एसिटिक एसिड है, अगर इसके 1.3 इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन है, अगर 1000 एसिटिक एसिड होते तो 1000 एसिटिक एसिड होने का मतलब था कि आपके पास ना 980 आयनाइज नहीं होंगे लेकिन 3 यहाँ से आयनाइज हो जाएंगे। अभी ये रेड वाला 995 नहीं आपने देखना। उसके बाद फिर मैंने कहा जी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था,
1000 थे, 5 आयनाइज नहीं हुए लेकिन 995 आयनाइज हो गए। लेकिन जब ये भी साथ मिला दिया तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, आयनाइजेशन सप्रेस हुई। पहले 995 थे, आयनाइजेशन कम हुई, अब ये बढ़ के 995 हो गए। अब ओवरऑल मिक्सचर में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर है, तो यही एज एक्टिव स्पीशी काम करते हैं किसी भी बफर में। सोडियम पॉजिटिव ये जो है ये इनएक्टिव स्पीशी है, ये Cl वगैरह के साथ मिलकर साल्ट वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब कि अब यही सोल्यूशन की पीएच को एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? हमने कहा जी जब एसिड ऐड करेंगे तो एसिड जो है ऐड करने से रिएक्शन जो है वो आयनाइजेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को एडजस्ट किया जाएगा। जब आप बेस ऐड करेंगे OH नेगेटिव आयन बनेंगे, H पॉजिटिव इनके साथ मिलकर वाटर, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हुई तो रिएक्शन दोबारा आयनाइजेशन की तरफ जाएगा और जो है ना वो पीएच को मेंटेन किया जाएगा। तो इस तरह से बफर जो है वो एक्ट करते हैं। आपने काम करना है, आपने एग्जांपल देखनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड वाली, आपने उसके लिए ना ये ज़रा इन्फॉर्मेशन खुद से घर पे बना के देखनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बेटे हेंडरसन इक्वेशन को। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से बफर्स एक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना हम कैलकुलेटिंग ऑफ पीएच ऑफ बफर, या जैसे आप हेंडरसन इक्वेशन भी कह सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से पीएच चेंज होती है या एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करने से पीएच जो है वो चेंज होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने अपने लेक्चर नोट्स बनाते जाना है। मैंने बड़ा थोड़ा थोड़ा काम करवाया बफर्स का और हाउ डू बफर एक्ट्स का, तो आपने अपने लेक्चर नोट्स साथ साथ ज़रूर ना बनाते जाइएगा। इनको अच्छे तरीके से तरतीब से लिखने के लिए यूनिक नोट्स को भी ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।